गुरुत्वीय त्वरण हमने पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, और r है पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ जो r है, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि अगर आप पृथ्वी में ये जो ध्रुव है यहाँ से विषुवत रेखा पर आ जाएं या विषुवत व्रत पर आ जाएं, इसको कहते हैं विषुवत व्रत, और ये है पोल। अब वो बताइए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ध्रुवों के बजाय विषुवत व्रत पर जी के मान में क्या चेंजेस होते हैं वो पूछा जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है, ये अगर आप इस तरह से मेजर करो तो ये जो r होता है, और इस तरह से मेजर करो ये जो r होता है, ये r डैश जो होता है ये इस r से बड़ा है। r डैश की वैल्यू बड़ी होती है r से, मतलब कि विषुवत व्रत पर अगर कोई वस्तु है तो यहाँ जो आप पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे वो ये वाली लेंगे, तो ये जो r डैश है इस r की बजाय क्या है? बड़ा होता है। इस तरह से शेप होती है पृथ्वी की कि r डैश की वैल्यू r से बड़ी होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर r डैश की वैल्यू r से बड़ी है तो यहाँ पर g और यहाँ पर हम g डैश मान लें, इसमें क्या रिलेशन होगा? तो देखो जो g है गुरुत्वीय त्वरण, वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? r के। यानी कि अगर g बढ़ेगा तो r कम होगा, मतलब कि अगर r कम है तो g की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर r ज़्यादा है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में उल्टा रिलेशन है। r बढ़ेगा तो g कम होगा। देखो ऑब्लिक में वैल्यू बढ़ती है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो इधर विषुवत व्रत पर r का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर g का मान क्या होगा? कम होगा। तो विषुवत व्रत पर g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान कम होगा, और इस g का मान ध्रुवों पर है तो g का मान क्या होगा? ज़्यादा। अब हमें पता है कि अगर किसी वस्तु के भार की बात करें और आपको पूछे कि वह ध्रुव पर ज़्यादा होगा कि विषुवत व्रत पर, तो भार जो होता है W, उसका फॉर्मूला mg होता है, मतलब जो g पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि g की वैल्यू ध्रुवों पर ज़्यादा है, इसलिए वस्तु का भार ध्रुव पर ज़्यादा होगा और विषुवत व्रत पर कम होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस किया है। ये भार पूछ लेते हैं कि ध्रुवों पर भार वस्तु का ज़्यादा होता है और विषुवत व्रत पर कम होता है, तो ऐसा क्यों? तो आप लिखेंगे क्योंकि विषुवत व्रत पर त्रिज्या ज़्यादा होती है, और अगर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो g की वैल्यू विषुवत व्रत पर कम होती है, और g जितना कम होगा भार उतना कम होगा। क्योंकि यहाँ पर W और G एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सीधे समानुपाती है। ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, लेकिन अगर उल्टा हो तो इस तरह से ऑब्लिक में हो तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ सीधा रिलेशन है, अगर G बढ़ेगा तो W बढ़ेगा, तो यहाँ G बढ़ने से W बढ़ेगा, G कम होने से W कम हो जाएगा। तो विषुवत व्रत पर R की वैल्यू कम है, इसलिए G की वैल्यू कम है, और इसीलिए बाहर क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति। यहाँ पर आपको क्या है ना, गति के 3 समीकरण याद रखने हैं और फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर गति के समीकरण आपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है? गति के 3 समीकरण है। लेकिन अगर गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति हो रही है तो गुरुत्वीय त्वरण अप्लाई होगा, तो यहाँ जो त्वरण है a, इसकी जगह क्या आ जाएगा? g, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसमें जहां भी a है उसकी जगह g लगा लेंगे। दूसरा ये है कि गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति 2 तरह से ही हो सकती है केवल, या तो हम वस्तु को ऊपर फेंकें या फिर वस्तु को हम किसी हाइट पर जाकर नीचे की तरफ छोड़ दें। तो दोनों में ही गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु क्या करती है? गति करती है। यानी कि जब वस्तु मुक्त पतन में गिर रही होती है तो वो केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ही गति कर रही होती है, और तब यहाँ पर गति के समीकरण में आप एक ही जगह क्या लगा देंगे? जी। याद रखना है, या तो वस्तु को नीचे से ऊपर आपने फेंका
या फिर ऊपर हाइट पर जाकर आपने छोड़ दिया, तब आप इस गति के समीकरण में a की जगह क्या लगाएंगे, g। तो यहाँ मैं a की जगह g लगा देती हूँ। v इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा ये समीकरण, जबकि ये क्या हो जाएगा, s। अब यहाँ s की जगह, s मतलब डिस्टेंस होती है, अगर यहाँ पर सरफेस पर ऐसे मूव कर रहा है तो डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप ऊपर फेंकोगे या नीचे जाओगे तो ये जो डिस्टेंस होगी जो वस्तु कवर करेगा, कि आपने नीचे से फेंका तो इसने जो कवर की वो क्या है, एक्चुअल में हाइट है, ठीक है। तो यहाँ हम s की जगह h यूज करते हैं, तो हम s की जगह क्या लिख रहे हैं, h। कुल मिला के हम s की जगह h लिख रहे हैं और हम a की जगह क्या लिख रहे हैं, g, ठीक है। तो यहाँ h बराबर ut प्लस हाफ और जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और इस समीकरण कैसे बदल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और h, a की जगह g, s की जगह h। तो ये समीकरण एक्चुअल में ऐसे हो जाएंगे, किसमें, चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण में, जब वस्तु गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति कर रही होगी। अब यहाँ हमने दो बातें सीखी, या तो वस्तु को आपने ऊपर फेंका, वस्तु को ऊपर फेंका, या फिर आपने वस्तु को किसी हाइट पर जाकर ऊपर से छोड़ दिया, यानी कि जब वस्तु नीचे गिर रही है। दो पॉसिबिलिटी होगी। इसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंका इस तरह से, तो ऊपर फेंकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपने ऊपर फेंकने के लिए फोर्स लगाया, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी, यानी कि आरंभिक वेग दिया वस्तु को, तो यहाँ पर आरंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा, यानी कि यहाँ u जीरो नहीं होगा, u जो होगा वो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही आप वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, तो जब वो वस्तु मैक्सिमम हाइट चली जाएगी, उस वेग से जितनी हाइट उसको जानी थी उतनी हाइट चली जाएगी, वहां से वस्तु वापस जब नीचे आएगी, तो उस वक्त वहां पर सडनली कुछ समय के लिए जो होगा ना, वहां v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस हाइट पर v क्या हो जाएगा, जीरो। तो अंतिम वेग इसमें क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक बात ये ध्यान रखनी है, जब आप वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो हमेशा ऊपर जाने पर अंतिम वेग जो होगा, इनिशियल वेग तो कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, लेकिन ये जीरो होगा, v क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरा ये याद रखना है कि आपने वस्तु को ऊपर फेंका, तो वस्तु तो ऊपर की तरफ गति कर रही है, लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण है वो तो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ, क्योंकि वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो जब वस्तु ऊपर की तरफ गति कर रही है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ आप g को नेगेटिव लेंगे, g की वैल्यू क्या लेंगे, ऋणात्मक लिया जाता है। जब वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो g ऋणात्मक लिया जाता है, तो इसमें g को आप नेगेटिव लेंगे। ये चीजें याद रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। नीचे जब गिर रही है वस्तु, तो नीचे वस्तु भी नीचे की तरफ गति कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे ही लग रहा है, तो यहाँ तो g क्या होगा, पॉजिटिव ही लेंगे आप। और यहाँ पर जब आप वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं, तो मुक्त पतन किसे कहते हैं, जब आपने वस्तु को सिर्फ छोड़ा है, आपने अपना कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो इनिशियल, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आरंभिक वेग जीरो होता है, लेकिन v जो होता है वो जीरो नहीं होता है। अगर ये चीजें आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम सही तरीके से। तो यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है वो समीकरण में चेंज करने हैं आपको। यानी कि यहाँ जब वस्तु को आपने ऊपर फेंका तो g नेगेटिव लेना है और v क्या लेना है, जीरो। तो यहाँ अगर मैं v जीरो ले लूँ, देखो यहाँ अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मैंने v को जीरो रख दिया, u और मैंने g को नेगेटिव लिया, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो u माइनस जी टी। तो ये पहला समीकरण कैसे बदल जाएगा, मैं जी टी को इधर ले आऊँ तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये समीकरण कैसे बदल जाएगा, u इज इक्वल टू जी टी। पहला समीकरण बदल के क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू जी टी। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी के चेंजेस कर लेंगे इन परिस्थितियों के अनुसार। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ अभ्यास प्रश्न 13 है, एक गेंद को आपने ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका। तो देखो यहाँ ऊपर की ओर फेंक रहे हो आप, क्वेश्चन 13 है, यहाँ ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो ऊपर फेंकने में आपको ध्यान क्या रखना है, जब वस्तु ऊपर फेंक रहे हो आप, तो यहाँ पर आपने आरंभिक वेग आप उसको दे रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप ऊपर फेंकते वक्त फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब u तो आप दे रहे हो और वो दे रखा है आपको
49 मीटर पर सेकेंड। देखो जब आपने गेंद को ऊपर फेंका तो 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका, ठीक है। और उसमें याद क्या रखना है आपको, जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो जी की दिशा हमेशा नीचे होती है, पृथ्वी की तरफ। तो वस्तु ऊपर जा रही है और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की दिशा में लग रहा है, तो यहाँ जी नेगेटिव होगा। याद क्या रखना है, इस केस में जी नेगेटिव होगा और वी 0 हो जाता है। जब आप ऊपर फेंकते हो तो मैंने कहा था अंतिम वेग 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है वो आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ से आपने वस्तु को फेंका और इस हाइट पर पहुंचने के बाद यहाँ v क्या हो गया 0 और u है 49 मीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा है कितनी इसने ऊंचाई तय की है, तो आपको h जो है वो पूछा है। तो अब देखो आपके पास v है, u है और आपको h पूछा है, लेकिन आपको इसमें t नहीं दे रखा है। उसने पूछा है t भी कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखो जितना जाने में समय लगेगा अगर वो निकाल लो तो वापस आने में उतना ही लगेगा, दोनों को आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा t, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास v, u और g है और आपको h निकालना है। तो आप गति के तीनों समीकरण देखोगे, आपके पास गति के 3 समीकरण है। v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं जो आपको याद करने हैं। अब इसमें चेंजेस अपन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तो देखो t नहीं है और हमको पूछा है h पूछा है, तो यहाँ s जो होता है वो h होता है और यहाँ t नहीं है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला समीकरण यूज करेंगे। क्योंकि देखो a यानी कि g, a की जगह क्या हो जाता है g और s की जगह क्या हो जाता है h। तो g हमको पता होता है, g जो होता है पृथ्वी के संदर्भ में हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसको क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव में लेना है, ये ध्यान रखना है। h हमको निकालना है, v और u हमको पता है, तो ये तीसरा समीकरण लग जाएगा इसमें। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा समीकरण लगेगा। क्योंकि टाइम नहीं दे रखा है इसलिए तीसरा समीकरण लगेगा, क्योंकि उसी में टाइम नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब तीसरा समीकरण लोगे आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि हम g नेगेटिव ले रहे हैं तो याद रखना यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा -2gh। ये हो गया। अब आपको v 0 करना है, तो आपने v 0 कर दिया। u जो है आपके पास है 49 का स्क्वायर -2g है हमारे पास 9.8 और h जो है वो हमको निकालना है। तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, जैसे ही मैं इस 2gh को अगर मैं इधर ले आऊं तो वो प्लस का हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और h को इधर ले आई, यहाँ माइनस में है, इक्वल के इस तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है। इसको अगर आप करोगे तो 2 8 जा 16 और ये आ जाएगा 196, पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। और यहाँ आ गया h इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 49। अब यहाँ आपको h चाहिए तो आप क्या करोगे 49 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 196। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा और ये जो डिवाइड में है वो कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर आप देखें तो 49 को अगर आप 196 से कट करें तो अगर मैं 196 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करती तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 98 होता। एक बार के लिए मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 98 कर देती हूँ 10, और इसको भी मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 98 कर दिया। तो 49 टूजा जो होता है वो 98 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 49 0 डिवाइडेड बाय 4। तो ये h इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 490 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करें 4 1 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 और 9 और यहाँ हो जाएगा अगेन 4 2 जा 8 9 10, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 5 जा 20। तो इतने मीटर हाइट आ जाएगी 122.5 मीटर h आ जाएगा आपके पास। अब आपको t पूछा है, तो अगर आपको t पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो ये वाला, क्योंकि इसमें v है u है a यानी g आपको पता है और t आपको पूछा है। लेकिन हमेशा याद रखना है जब आप वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो प्लस की जगह आप माइनस कर देंगे। तो इस समीकरण में आप प्लस की जगह माइनस करेंगे, a की जगह
t लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पर देखो v 0 है, u जो है वो है 49 और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है और g नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे वस्तु ऊपर की तरफ गति कर रही है, g नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा यहाँ g और ये t। अब देखो वही हो जाएगा सेम 49 और ये जो gt है ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो gt इज इक्वल टू 49 हो गया। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई g का वैल्यू क्या होता है 9.8। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे ये 0 लगाओगे, 49 2 ज़ा 98 होता है और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड तो आया, ऊपर जाने में लगा समय, तो ऊपर जाने में लगा समय 5 सेकेंड, वापस नीचे आने में लगा समय 5 सेकेंड। तो टोटल क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। तो वापस पृथ्वी पर लौटने में उसको समय कितना लगेगा 10 सेकेंड। देखो ऊपर फेंका 5 सेकेंड गया, नीचे आया 5 सेकेंड और टोटल 10 सेकेंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद क्या रखना है आपको, जब वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे g नेगेटिव लेना है, v 0 लेना है। u आपको दे रखा है, g की वैल्यू 9.8 होती है और गति के समीकरण में उस तरह से आप चेंजेस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो 3 समीकरण तो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ लिखा हुआ है 19.6 मीटर एक ऊंची मीनार है। तो मीनार की हाइट दे रखी है 19.6 मीटर, ठीक है। और आपको पूछा है कि वहां से एक पत्थर छोड़ा। अब यहाँ देखो वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तो जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, सीधा ये बात ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन सही सॉल्व होंगे। जब ऊपर से नीचे आ रही है तो जी पॉजिटिव लेते हैं, जी क्या लेते हैं पॉजिटिव। और जब वस्तु को आपने ऊपर से छोड़ा है तो इनिशियल वेग u 0 हो जाएगा और v जो होगा वो कुछ ना कुछ होगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर u 0 होगा और g पॉजिटिव होगा। और आपको अंतिम वेग पूछा है, प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग पूछा। प्रारंभिक वेग आपको कह नहीं रखा होगा कि 0 है, वो आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि जब वस्तु को आपने ऊपर से छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ नहीं दी है, वो 0 है। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वो गुरुत्वीय बल के कारण बढ़ती है। तो यहाँ आपको v पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वही थर्ड समीकरण लगाएंगे क्योंकि t नहीं है, t की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ तो g पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू 0 है प्लस 2a की जगह मैं g लिख दूँ और s की जगह h, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल में फॉर्मूला क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2gh, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, 2g की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू है 19.6। तो देखो अगर ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब आप 98 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 196 ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 196 मल्टीप्लाई बाय 196 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अंडर रूट में ऐसे होता है कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 अंडर रूट में है, तो यहाँ 4 है, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, मतलब 2 के पेयर में है तो 1-2 बार लिख सकते हैं। ये इजी तरीका होता है वर्गमूल निकालने का। तो यहाँ भी 196 2 है तो एक 196 बार आ जाएगा, 2 10 में से एक 10 बार आ जाएगा, ये रूट बन गया। मतलब कि 100 का रूट 10 होता है और 196 मल्टीप्लाई 196 का अंडर रूट 196 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 196 10 के हिसाब से ये आ जाएगा 19.6। और क्योंकि आपको v पूछा है तो v की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी सब चीज़ें तो कैलकुलेशन की बात है।